हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है। चलिए, हम जो टॉपिक चल रहा था हमारा, वो टॉपिक था भारत सरकार अधिनियम 1919, या कहें कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। कल हमने उसका जो पिछला वीडियो था, हमने उसमें उसका बैकग्राउंड देख लिया था कि ये कब बना, इसमें मुख्य बातें किस व्यक्ति के द्वारा शामिल की गई, इसका नाम कैसे रखा गया। उसके बाद में हम आज की वीडियो में देखेंगे कि इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, किस किस प्रकार का इसमें सुधार किया गया। हमने कल लास्ट टॉपिक देखा था, उसमें द्विविध शासन व्यवस्था जो कि 1 अप्रैल 1919 से प्रारंभ हुई। आज उसके आगे देखेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सामने जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसकी मुख्य बातों की हम बात कर लें तो केंद्रीय परिषद जो है उसमें कुछ बदलाव किया गया। साथ में जो एक सदनीय व्यवस्था हुआ करती थी पहले, उसको द्विसदनीय व्यवस्था कर दिया गया, मतलब 2 सदन बना दिए गए। उसके अलावा जो प्रांतीय विषय थे, उन विषयों में क्या किया गया, बदलाव किया गया। तो देखिए, हम समझे इस चीज को। केंद्रीय परिषद कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। इससे कि जो मुख्य विशेषता है उसमें ये भी चीज शामिल की गई कि जो पहले केंद्रीय परिषद थी, उसकी जो कार्यकारिणी थी, उसमें पहले भारतीयों की संख्या कितनी थी, केवल 1 थी। अब उस संख्या कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। कहने का मतलब ये हो गया कि अब जो इंडियन थे वो अब प्रशासनिक क्षेत्र में, या कहें कि जो कार्य करने वाली कमेटी थी, जो परिषद थी, उसमें अब उनका वर्चस्व बढ़ने लगा है। मतलब पहले 1 सदस्य, अब कितने हो गए हैं, 3 सदस्य इसमें चुने जाने लगे। क्लियर यहां तक। इसके बाद में अगला जो है कि 2 सदनों वाला विधानमंडल बनाया गया। 2 सदनों वाला विधानमंडल बनाया गया, मतलब संसद का प्रारूप हम जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो एक तरह से वैसा ही है। तो 2 सदनों वाला विधानमंडल बनाया गया। तो इसमें एक सदन को तो नाम दिया गया उच्च सदन, और दूसरे को नाम दिया गया निम्न सदन, जिसके हम आजकल वर्तमान में पढ़ते आए हैं कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो उसमें सेम वो की वो प्रोसेस है। इसी की प्रोसेस के आधार पर वर्तमान में जो भी सदन बनाए गए हैं वो भी काम करते हैं। तो उच्च सदन बनाया गया और फिर निम्न सदन बनाया गया। ठीक है। जो उच्च सदन है उसे जो नाम दिया गया वो दिया गया विधानमंडल या राज्य परिषद। विधानमंडल या राज्य परिषद। और जो दूसरा नाम था निम्न सदन, उसे क्या नाम दिया गया, विधानसभा। डिफरेंस है दोनों में काफी। उच्च सदन जिसे नाम दिया गया विधानमंडल या राज्य परिषद, और जो दूसरा सदन है उसे विधानसभा या निम्न सदन कहा गया। अब हमारे सामने ये आता है कि इनकी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो कितनी है, इनकी संख्या कितनी तय की गई। तो हम उस सदन की बात कर लें। पहले जो उच्च सदन है उसकी हम बात करें तो हमारे सामने आता है कि जो उच्च सदन है उसमें 60 सदस्य क्या किए गए, निर्वाचन 60 सदस्यों की संख्या डिसाइड की गई। इसमें कितने सदस्य होंगे, मिनिमम 60 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 60 सदस्य होंगे। उनमें से 33 सदस्य तो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। 33 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और जो बाकी सदस्य बच गए, ठीक है ना, वो सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ये हमें याद रखना है कि मनोनीत होंगे। और जो मनोनीत होंगे वो किसके द्वारा होंगे, ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। मनोनीत जो होंगे वो जीजी के द्वारा मनोनीत होंगे, मतलब गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसके बाद में जो विधानसभा है या कहें कि निम्न सदन है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, 143 मेंबर्स हैं। 143 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 143 सदस्य हैं। उन 143 सदस्यों में से 40 सदस्य वो तो किसके द्वारा, जीजी के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और बाकी बचे 103 वो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। यहां तक आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो विधानमंडल है या राज्य परिषद है, जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है, उसमें कम से कम 60 सदस्य होंगे।
33 सदस्य निर्वाचित होंगे और बाकी जो है वो क्या होंगे, मनोनीत होंगे। उसी प्रकार जो विधानसभा या निम्न सदन है उसमें 143 सदस्य क्या होंगे, 40 सदस्य तो किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, गवर्नर जनरल के द्वारा, और 103 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। अब निर्वाचित सदस्य हैं वो किन किन क्षेत्रों से होंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वो किन किन क्षेत्रों से होंगे। तो इसको डिवाइड किया गया और भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत इसको डिवाइड किया गया कि सांप्रदायिक क्षेत्र होगा, सामान्य क्षेत्र होगा और विशेष क्षेत्र होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 103 निम्न सदन में तय की गई निर्वाचित सदस्य संख्या, तो उसमें से कितने क्षेत्रों से ये सदस्य चुने जाते हैं। तो हमें याद रखना 3 क्षेत्रों से ये सदस्य चुने जाते हैं, सांप्रदायिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र और विशेष क्षेत्र। तो अब जो सांप्रदायिक क्षेत्र है उससे तो 32 सदस्य चुने जाएंगे। कितने सदस्य चुने जाएंगे, 32 सदस्य चुने जाएंगे। कितने सदस्य, 32 सदस्य चुने जाएंगे। अब 32 में से कैसे, 30 तो कौन होंगे भाई, मोहम्मदन्स होंगे, मुसलमान होंगे, और 2 सदस्य कौन होंगे, सिख समुदाय से होंगे। तो ये तो सांप्रदायिक क्षेत्र हो गया, 2 संप्रदायों की बात कर ले, संप्रदाय से बात करें। और 51 सदस्य, 51 सदस्य ये कहां से, सामान्य क्षेत्र से, सामान्य क्षेत्र से यहां से 51 सदस्य चुने जाएंगे। और फिर बच गए कितने, 20 सदस्य। जो 20 सदस्य हैं वो विशेष क्षेत्रों से चुने जाएंगे, विशेष क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें 7 सदस्य तो जमींदार वर्ग से होगा, 7 सदस्य तो कहां से चुने जाएंगे, जमींदार वर्ग से। 9 जो सदस्य हैं वो यूरोपियन, और जो 4 सदस्य हैं वो कहां से, व्यापार मंडल से। कहां से, व्यापार मंडल से। तो ये था 2 सदनों वाला विधानमंडल, अर्थात जिसे हम वर्तमान में क्या नाम, किस नाम जानते हैं, संसद के नाम से जानते हैं। ये हमें डिक्लेयर नहीं करना है इस चीज में, ये ध्यान रखें। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है इसको हमें मेंशन नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको समझने के लिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। उसी प्रकार हमारे सामने आता है प्रांतीय विषय। जो प्रांतीय विषय हैं, जो हमारे छोटे छोटे प्रांत हैं, उनके विषयों को बंटवारा किया गया। कैसे किया गया, एक तो आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय, ठीक है ना। आरक्षित विषय वो होते हैं जो एक विशेष प्रावधान के अंतर्गत उनको आरक्षित किया जाता है, उनको रिजर्व किया जाता है, उन पर सिर्फ और सिर्फ जो है कानून बनाने का अधिकार कहें या फिर उन पर काम करने का जो कहें, वो सिर्फ किसके पास होता है, सरकार के पास होता है ना, केंद्रीय स्तर पर। अब हस्तांतरित विषय की बात कर ले तो ये बदले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह दिए जा सकते हैं, मतलब इनका फेरबदल किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जो प्रांतीय विषय हैं वो आरक्षित विषय में बट गए और हस्तांतरित विषय में बट गए। अब जो दोनों विषय हैं उनके प्रबंधन का काम कौन करेगा, आरक्षित विषयों का प्रबंधन कौन करेगा और हस्तांतरित विषयों का विषय जो है उनका प्रबंधन कौन करेगा। तो जो आरक्षित विषय है वो केंद्र स्तर के होते हैं, तो केंद्र स्तर के होते हैं तो इसमें कौन करेगा भाई, गवर्नर। जो गवर्नर जनरल होगा वो ही क्या करेगा, इनका प्रबंधन करेगा। और साथ में किनको लेगा, कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को। किनको लेगा, कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को साथ में शामिल करेगा। टोटल ऑल ओवर हम बात कर ले तो कह सकते हैं कि जो प्रबंधन है आरक्षित विषयों का वो केंद्रीय स्तर पर होगा और इसका प्रबंधन करने का काम किसका होगा भाई, किसका होगा, गवर्नर और कार्यकारिणी परिषद। और ये जो प्रांतीय विषय हैं इन पर कानून बनता है, वो काम होता है, तो उत्तरदायी किसके प्रति रहेंगे, गवर्नर के प्रति। किसके प्रति रहेंगे, गवर्नर के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। क्लियर बात। इसी प्रकार हस्तांतरित विषयों की बात कर लें तो प्रबंधन का काम किसके पास होगा, विधान परिषद के सदस्यों से मनोनीत मंत्रियों के हाथों में। विधान परिषद है, उसके सदस्य हैं, उन सदस्यों से मनोनीत मंत्री बनेंगे, उन मंत्रियों के हाथों में किसका प्रबंधन होगा, हस्तांतरित विषयों का प्रबंधन होगा। और ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं यानी उनके कार्य हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इसकी कुछ मुख्य बातें समझी। इसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा, वो उससे संबंधित है, इसी का पार्ट है कि इसकी और अन्य मुख्य बातें कौन कौन सी हैं
तो इसके 3 वीडियो हो जाएंगे लगभग। जो फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में देखा, इसका बैकग्राउंड देख लिया, आज इसकी कुछ विशेषताएं हमने देखी, और तो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी उसमें हम इसकी कुछ मुख्य बातें देख लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे जरूर बताएं कि हमें समझ में आ रहा है। साथ में आपसे पॉलिटिकली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर बनता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।